अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, कैसे तबीयत है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को आइडिया है कि हम एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछली जो मतलब लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने 6.6 एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और अगर आपने 6.6 एक्सरसाइज के नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन हैं उनको आपने अगर अच्छे से समझना है, आपका एक माइंड बन जाएगा कि इस एक्सरसाइज के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो फायदा हो जाएगा अगर आप इसकी जो लास्ट वीडियो है उसको आप एक दफा देख लें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6.6 एक्सरसाइज। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास कुछ इस तरह से है, तो मैं उसकी स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। देखें लिखा हुआ है मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपने एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बताया गया ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज 15 डिग्री। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सामने मैं ना एक इसकी डायग्राम बनाता हूँ। अगर हम डायग्राम को समझ गए, डायग्राम अगर आपको समझ आ गई कि डायग्राम के अंदर कैसे वैल्यूज आई हैं, फिर आपका क्वेश्चन तकरीबन 90% सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चले आप देखो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जब ये डायग्राम बनानी है तो सबसे पहले आपको कहा गया कि एक पोल है आपके पास, वो ये समझ लें कि ये आपके पास पोल है। ठीक है, ये पोल है। और आपको कहा गया कि टॉप से उसके मतलब इसका जो टॉप है ना वहां से आपके पास एक एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कि 15 डिग्री है। चले मैं यहाँ पे ये टॉप है, चले मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके पास इसका टॉप है इस पोल का, और इसको मैंने डी का नाम दे दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया जो कि एंगल मेरे पास बनेगा 15 डिग्री का। ये आपको कहा गया कि टॉप से जो पोल है उसका एंगल एक बनेगा 15 डिग्री का। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो आपके पास एक पॉइंट है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल पॉइंट है जिसको मैंने ए का नाम दे दिया। ठीक है जी, ये मेरे पास एक पॉइंट है जिसको मैंने नाम दिया ए का। नेक्स्ट पढ़ते हैं इन वर्किंग 100 मीटर टुवर्ड्स द पोल मेजर्स ऑफ एंगल। अच्छा, अब देखें यहाँ से आपसे कहा गया कि टुवर्ड्स 100 मीटर। 100 मीटर का मतलब ये है कि आप उस ए पॉइंट से जो ग्राउंड पे है ए पॉइंट, वहां से आप 100 मीटर वॉक करते हैं टुवर्ड्स द पोल मेजर्स ऑफ एन एंगल इज फाउंड टू 30 डिग्री। अच्छा, जब आप वहां पे एक 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं तो वॉक कर लेते हैं, तो वहां पे आपके पास एक एंगल और बनेगा जो कि आपके पास एंगल होगा 30 डिग्री का। कौन सा एंगल होगा? 30 डिग्री का। ये आपके पास बन गया 30 डिग्री का एंगल। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट लिखा हुआ स्टेटमेंट के अंदर फाइंड द हाइट ऑफ पोल। आपने जो पोल है आपके पास उसकी आपने हाइट फाइंड करनी है। तो मैंने हाइट को h से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, उसकी हाइट को। अब देखो हमने यहाँ पे एक काम करना है। आपके पास ये एक ट्रायंगल है, मतलब आपने एक डायग्राम बना ली। इसको ये आपके पास ए है और इसको आप बी का नाम दे दो। ठीक है, ये बी है। अगर मैं 100 को थोड़ा सा इधर करके लिख दूं ताकि मिक्स ना हो, और ये मेरे पास जो है ना बच्चों, ये इसको सी का नाम दे दो। ये जो सी और बी है ना, बी और सी, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है लेंथ ऑफ बी टू सी, वो हमने फाइंड करनी है। और चलो मैं उसको नाम दे देता हूँ एक्स का। ठीक है, चलें अब हमने जो जो लेट किया है ना वो हम यहाँ पे जरा साइड पे लिख लेते हैं, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें, मैंने यहाँ पे सबसे पहले लेट किया, मैंने यहाँ पे लेट किया कि लेट एच बी द, सबसे पहले हमने कहा लेट एच बी द हाइट ऑफ, कि जो हमारे पास h है उसको हमने लेट कर लिया कि जो h है वो हाइट ऑफ पोल है। ठीक है जी। अच्छा, अब नंबर 2 पे हमने एक और चीज लेट की है एंड सपोज दैट x इज इक्वल, या आप इस तरह लिख लें द डिस्टेंस मेजर b टू c इज इक्वल x। ठीक है, बात करने का मतलब ये कि ये जो b और c है ना, b टू c जो लेंथ हमारे पास बनती है, इसको हमने नाम दे दिया x का। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमने लेट कर ली। अब हमने एक्चुअली इन दो वैल्यूज को ही हमने फाइंड करना है, इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सिंपल ये क्वेश्चन है हमारा। चलें अब मैं आपको यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी कि हमारा मोटिव क्या है, हमने फाइंड क्या करना है। एक तो बच्चों हमने h फाइंड करना है जो कि हाइट ऑफ पोल है, दूसरा हमने x फाइंड करना है जो कि आपके पास द लेंथ है b टू c। अच्छा, अब आप देखें नेक्स्ट
आप यहाँ पे लेट कर लेंगे, ये आपने इसको लेट कर लिया। अब मैं यहाँ से ना एक ना ट्राइंगल सेपरेट करता हूँ। अगर मैं यहाँ से एक ट्राइंगल और सेपरेट कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये वाली ट्राइंगल सेपरेट की जिसमें इस तरह से एंगल बना हुआ है, ये जिसके अंदर एंगल 30 है और ये ऊपर इसको डी का नाम दिया हुआ है और ये सी है और ये बी वर्टेक्स है। ठीक है जी, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से सेपरेट कर ली और ये हमने एक्स लिया हुआ है और ये हमने एच लिया हुआ है जो कि हाइट ऑफ पोल है। तो यहाँ पे 90 का एंगल है। ठीक है, ये आपको अब इतनी बात क्लियर हो गई है कि हमने एक ट्रायंगल यहाँ से सेपरेट कर ली, क्योंकि हमें सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले जब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो दोबारा हम बैक उसी ट्रायंगल में जाएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले इस ट्रायंगल को सोल्व करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे आप हेडिंग दे लो, आप हेडिंग दे लें ट्रायंगल BCD, इसको हमने करना है सोल्व। तो BCD ट्रायंगल जो है ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अब आपको आइडिया है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये बच्चों आपके पास 90 का एंगल है जो C वर्टेक्स पे, C की जो ऑपोजिट साइड होगी ये आपके पास होगा हाइपोटेनियस। और बच्चों ये 30 एंगल है, तो 30 जहां पे एंगल बनेगा उसकी जो ऑपोजिट साइड होगी उसको परपेंडिकुलर का नाम देंगे और जो लास्ट हमारे पास थर्ड साइड होगी वो आपके पास होगी बेस। ठीक है जी, अब हमने इन सब को नाम दे दिया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। अच्छा, अब हम यहाँ पे ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आता है। ठीक है, तो tan एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आएगा। मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan, और यहाँ पे हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल, ये आपके पास आएगा tan 30 डिग्री। ठीक है जी, अब परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है आपके पास, जो आपके पास tan है उसकी रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास h है, ठीक है, और बेस की वैल्यू आपके पास x है। हमें x की वैल्यू यहाँ से सेपरेट करनी है। तो अब देखो tan 30 डिग्री किसकी इक्वल होता है? tan 30 डिग्री होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आपने वो टेबल याद करना है जो आपने 6.4 में यूज किया। तो अच्छा, अब आप इस साइड पे h ओवर x वैसे ही रखेंगे, इसको हम दोबारा रिपीट कर देंगे। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इधर आएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x 1 जा 1 तो मतलब x आ जाएगा। और बच्चों ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है इसको हमने जब h के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे लिखा जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये 1 का नाम दे लो, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक हमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, ये हमने क्या कर ली? x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब बच्चों बैक चलते हैं जो हमारे पास ओरिजिनल डायग्राम बनी थी उसमें। अब देखें आपके पास ये डायग्राम है। अब हमने ये एक इसकी जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना इसको सोल्व कर लिया। हम क्या करते हैं, अब हम सिंपल एक ही राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जिसके अंदर आप जरा एक बात जरा गौर से देखिएगा। ये मेरे पास जो लेंथ बनती है, लेंथ A to C, ठीक है, ये जो लेंथ A to C है ये टोटल लेंथ मेरे पास बनेगी 100, ये मेरे पास बनेगा 100 प्लस x, 100 प्लस x। इसका मतलब आप इसको इस तरह से लेंगे, ये मैंने यहाँ से ना दरमियान से ये वाली मतलब कि जो एक और एंगल बन रहा था 30 डिग्री का वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, क्योंकि 30 वाला एंगल हमने यूज करके इधर राइट एंगल ट्रायंगल को सोल्व कर लिया। अब मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि आपके सामने ये बनी हुई है। अच्छा, अब जरा गौर करें, अब हमने इस ट्रायंगल को सोल्व करना है। तो सेम हम यहाँ से ये आपके पास 90 का एंगल है और ये आपके पास आएगा हाइपोटेनियस, और ये 15 का एंगल है, मतलब 15 एंगल है। तो इसके सामने वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर, और जो बाकी साइड ये जो A to C होगा, मुकम्मल A to C होगी साइड, इसको हम नाम देंगे बेस का। ठीक है, अच्छा जी, अब हम दोबारा से हम tan की ही रेशियो यूज करेंगे, क्योंकि tan के अंदर आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan की जो रेशियो है वो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस की इक्वल। तो हम यहाँ पे इसकी रेशियो यूज करेंगे tan की। मैं यहाँ लिखूंगा नाउ अब हम ट्रायंगल जो यूज करेंगे वो करेंगे ACD। अब हमारे पास जो ट्रायंगल है वो आपके पास है ACD। तो अब हम ट्रायंगल जो लेंगे उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, वो आपके पास है ACD। तो हम यहाँ लिखते हैं मतलब आप लिख सकते हो यूजिंग, या आप लिख लो ट्रायंगल ACD। ये आपके पास अब ट्रायंगल है जिसको हमने सॉल्व करना है, और यहाँ पे हम रेशियो यूज करेंगे tan की। अब हमारा एंगल है tan 15, क्योंकि 15 वाला एंगल है तो हम 15 लेंगे। तो ये आपने लिखा 15, और ये भी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बच्चों देखो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? h, जिसकी वैल्यू हमने करनी है फाइंड।
तो ये आपने लिखा परपेंडिकुलर की जगह पे h और बेस की जगह पे आपने क्या लिखना है, बेस की जगह पे आपने लिखना है 100 प्लस x, क्योंकि ये कंप्लीट आपके पास एक बेस है। तो इस ट्रायंगल की जो बेस बनेगी वो बनेगी a टू c, तो वो हमने दोनों को प्लस किया हुआ, वो बनेगा 100 प्लस x। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 100 प्लस x, ठीक हो गया। अब tan ऑफ 15 आप जब कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास आएगी, ये tan ऑफ 15 आपके पास आएगा कैलकुलेटर से जब आप वैल्यू फाइंड करोगे आपको मिलेगा 0.268, ठीक है जी। अच्छा, अब ये h वैसे ही लिखा रहेगा। अब देखें जरा इस साइड पे, ये जो आपके पास लिखा हुआ है x, ठीक है, ये x लिखा हुआ है, इस x की जगह पे हमने पीछे जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है वो वाली वैल्यू इस x की जगह पे पुट कर देंगे। तो जब हम लिखेंगे इस x की जगह पे उसकी वैल्यू को, तो वो आपके सामने लिखा हुआ है x इज इक्वल 3 का स्क्वायर रूट 7h लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसको सोल्व कर लिया। अच्छा, अब हम इसके बाद सोल्व करते हैं। मैं जरा इस चीज को नेक्स्ट ले जाता हूँ इस साइड पे, मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि आपने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है, ये कंप्लीट डिनोमिनेटर, ये वाला पूरा डिनोमिनेटर, इस पूरे डिनोमिनेटर को उठाएंगे और इस साइड पे ले जाएंगे और 0.268 के साथ हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर हो रहा था डिवाइड। अच्छा, हमने लिखा इसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिखूंगा 100, या आप पहले बाहर जो वैल्यू लिखी हुई है वो वैसे ही रहने दो, 0.268 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये आपने लिखा 100 प्लस √3h इज इक्वल, आपके पास इधर h बच जाएगा, ऊपर न्यूमिनेटर में जो h था वो बच जाएगा। अच्छा, अब आप देखें, अब आपने क्या करना है, इस 0 पॉइंट, इसको भी आप अगर ब्रैकेट में लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। 0.268 को अंदर 100 के साथ जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बन जाएगा 26.8, ये आपके पास आ गया प्लस। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने 0.268 को मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को जब आपने 0.268 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो कैलकुलेटर का यूज है, हम लिखेंगे 0.464 और साथ आएगा h, ठीक है, इज इक्वल h वैसे ही रहेगा राइट साइड पे। हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, आप एक काम करें, यहाँ पे आप इस तरह करें कि ये जो आपके पास ये लिखा हुआ है ना 0.464, इस पूरी वैल्यू को लेकर दूसरी साइड पे ले जाओ। मतलब जब आप दूसरी साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे तो इधर प्लस हो रही है तो उधर जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस, ठीक है। इधर आएगा h माइनस 0.464h, ठीक हो गया, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, इधर आपके पास 26.8 वैसे रहेगा और यहां से ना आप इस तरह करें, h कर लें कॉमन, आप h कॉमन कर लें दोनों टर्म में से, क्योंकि यहाँ पे भी h है और यहाँ पे भी h है। तो आपने दोनों टर्म में से h को कर लिया कॉमन, अंदर बनेगा 1 माइनस 0 पॉइंट, ये आपके पास 0.464, ठीक है। अच्छा जी, ये आएगा 26.8 इज इक्वल h इंटू, अब देखो बच्चों आपने 1 में से 0.464 को माइनस किया, कैलकुलेटर का यूज है, तो आपने जब माइनस किया तो आपको मिलेगा 0.53 ये आपके पास आएगा, सही है। अब आपने क्या करना है बच्चों, h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस पूरी वैल्यू को उठा के इस साइड पे लेंगे और करवा देंगे डिवाइड, क्योंकि इधर h के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके हो जाएगी डिवाइड। तो हम इसको लिखेंगे 26.8 ओवर 0.536 इज इक्वल h, ये आपके पास बच जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा, जब हम 26.8 को डिवाइड करेंगे 0.536 के साथ तो आपको मिलेगा 50 मीटर, मतलब कि आएगा 50, लेकिन साथ हम लिख देंगे उसका यूनिट मीटर का, मतलब लेंथ का, क्योंकि आपने हाइट फाइंड करनी है। तो ये बच्चों आपके पास फाइनल आंसर आएगा, h का मतलब ये है हाइट ऑफ पोल, ये आपके पास आई 50 मीटर, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन, जो कि उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा जी, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसकी स्टेटमेंट है, मैं जरा रीड कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, जिसको हम थीटा का नाम देंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, जो कि एंगल है
ऑफ सन, मतलब एक सूरज का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो उसको हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ है इफ अ टावर 300 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 450 मीटर लॉन्ग। अब देखें सबसे पहली बात ये है, ये आपके पास एक टावर है, अगर हम इसकी डायग्राम बनाए तो ये आपके पास एक टावर है, ठीक है, और ये जो टावर है ये 300 मीटर हाई है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि इसका जो शेडो बनता है ना वो 450 मीटर है, तो इसका जो शेडो होगा वो आपके पास होगा 450, ठीक है, ये आपका उसका शेडो है 450 मीटर। अच्छा, अब आपने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, तो ये आपके पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो हमने फाइंड करना है, वो हमने फाइंड करके बता देना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने उस एंगल ऑफ एलिवेशन को नाम दे दिया थीटा का। तो ये मेरे पास एक वर्टेक्स है जिसको हमने बी का नाम दिया, और ये मेरे पास है सी और इसको हमने ए का नाम दे दिया, और ये आपके पास 90 का एंगल बनेगा जब आपके पास एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, एक परपेंडिकुलर लाइन जहां पे होती है वहां पे हमारे पास एक 90 का एंगल बनता है, तो वो आपके पास बी वर्टेक्स पे 90 का एंगल बनेगा। अब आप लोगों की इतनी तो प्रैक्टिस होगी जो लास्ट आपने एक्सरसाइज 6.5 6.6 से जितने क्वेश्चन कर लिए, अब आप लोगों को इतना आइडिया हो गया कि 90 का एंगल हमेशा यहाँ पे बनता है। अच्छा जी, अब आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट ये करता हूँ कि जो मेरे पास ये थीटा हमने लेट किया है ना, वो आपके पास एक्चुअली एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट थीटा बी एन एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आप कह लो इसको, ये आपके पास जो थीटा है वो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये लें, ठीक हो गया जी। अब हमने इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपको पता है कि जहां पे बच्चों 90 का एंगल बना होता है तो उसकी जो ऑपोजिट साइड होती है वो आपके पास होती है हाइपोटेनियस। अब आप लोगों को ये वाली सारी चीजें बिल्कुल फिंगर टिप्स से होनी चाहिए कि ये हाइपोटेनियस कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर कौन सी साइड है और बेस कौन सी साइड होती है, फिर आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा बच्चों, जो आपके पास एंगल है यहाँ पे थीटा, उसके सामने वाली साइड उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड होगी उसको हम बेस बोलेंगे। अच्छा जी, अब देखें आपके पास जो वैल्यू दी गई है, एक आपको परपेंडिकुलर दिया गया और एक आपको दिया गया बेस, ठीक है, एक बेस की वैल्यू है और एक आपके पास परपेंडिकुलर है। तो आप देखो परपेंडिकुलर और बेस ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर यूज होती है, ये आपके पास यूज होगी, हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग, आप लिख सकते हो यूजिंग tan जो है वो आपके पास होगा tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan की जो रेशियो है वो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल। अच्छा जी, परपेंडिकुलर आपके पास बच्चों क्या है, वो है 300 मीटर, और बेस क्या है वो आपके पास है 450, ठीक है। अब देखें, आपने जब इसको सॉल्व किया, कैलकुलेट करना है, अब आपने क्या करना है, यहां से ना थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आप tan को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, तो tan जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा इनवर्स, इधर बचेगा थीटा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे आप लिख लो 300 ओवर 450, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है tan इनवर्स कैसे बना, ये तो लास्ट एक्सरसाइज जो हमने किए थे 6.5 के अंदर और 6.6 के पहले जो 5 क्वेश्चन है उसके अंदर भी हमने ये रिजल्ट यूज किया था, लेकिन काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि ये tan इनवर्स कैसे बना, -1 कैसे। अच्छा, मैं आपको छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 3x इज इक्वल y के, ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 इधर क्या होगा, 3 इस साइड पे आएगा तो हो जाएगा डिवाइड। अब देखें, ये आपके पास x का आंसर आ गया, लेकिन अब यहाँ पे बन गई फ्रैक्शन, तो मुझे फ्रैक्शन नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि मुझे 3 ऊपर y के साथ मल्टीप्लाई मिलना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे जो 3 है ऊपर होना चाहिए y के साथ। तो मैं क्या करूंगा, ये इसको इस तरह से लिखूंगा, नीचे डिनोमिनेटर में बच्चों 3 की पावर जो है ना वो 1 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, +1 है। जब बच्चों 3 ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप लोगों ने रेडिकल और एक्सपोनेंशियल वगैरह उसका जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना वो यूज होगा यहाँ पे। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ से अगर आपसे कहता हूँ कि 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मुझे 3 राइट साइड पे चाहिए, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इस तरह भी लिख सकता हूँ, इस तरह भी लिख सकता हूँ।
बात एक ही है, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसलिए जब tan यहाँ पे इस साइड पे आएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा। और अब आपने कैलकुलेटर से tan इनवर्स फाइंड करना है, तो tan इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबा के tan दबाएंगे तो वो tan इनवर्स बन जाएगा। और आपने 300 डिवाइडेड बाई 450 करना है, तो आपको बच्चों वैल्यू मिलेगी 33.69 डिग्री। ये आपके पास एक एंगल आ जाएगा 33.69 का। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था, जस्ट आपने डायग्राम्स को अच्छे से समझना है, उसके बाद क्वेश्चन आसान है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जिस स्टूडेंट ने पिछला जो मतलब लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया है अभी एक क्वेश्चन पहले, तो उस वो वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर 8, मैं अगर यहाँ पे ये लिखूं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 सेम एक ही मेथड पे है, सेम एक ही तरीकाकार है, सेम ट्रायंगल बनेंगे इसमें, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। अच्छा, ये देखो हम क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखें लिखा हुआ है आपके सामने कि मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ। अब देखें उसके अंदर पोल था, इसमें क्लिफ है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक बनाते हैं, मतलब आप बना लो एक क्लिफ, ये आपके पास आ गया क्लिफ। और इसके आपसे कहा गया कि यहाँ पे जो मतलब एंगल बन रहा है ना, एंगल वो बन रहा है 25 डिग्री का, ठीक है, टॉप से। ये आपके पास टॉप है इसका, और इसको आप डी का नाम दे दो, ठीक है। यहाँ से आपके पास एक एंगल बन रहा है जो कि आपके पास होगा 25 डिग्री का, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें कहा हुआ है कि ऑन वॉकिंग 100 मीटर्स टूवर्ड्स द क्लिफ। अब आप यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़े हैं, ये आपके पास ए पॉइंट है। यहाँ से अगर आप 100 मीटर वॉक करते हैं, चले मैंने कहा कि ये हम 100 मीटर वॉक करके इस पॉइंट पे आ जाएंगे, ये आपके पास आ गया 100 मीटर इसकी जो वॉक आपने की है। उसके बाद देखें लिखा हुआ है मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45 डिग्री। तो यहाँ इस टॉप से हम दोबारा एक और एंगल बनाएंगे, 100 मीटर वॉक करने के बाद यहाँ पे एक और एंगल बनेगा जो कि बनेगा 45 डिग्री का, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ क्लिफ। तो आपने हाइट फाइंड करनी है, ये आपके सामने क्लिफ है, ठीक है, और ये आपके पास इसकी हाइट है, ठीक है, एच। इसको हमने एच का नाम दे दिया। सेम ट्राइंगल है जैसे हमने लास्ट पे पीछे की थी क्वेश्चन नंबर 6 में। अच्छा, इसको आप बी का नाम दे लो, और अगर आप इसको सी का नाम देना चाहते हैं तो सी का नाम दे लें, और इसको आप नाम दे सकते हैं बी का। अच्छा, ये आपके पास एक ट्राइंगल है। और देखें दोबारा से वही काम आपने करना है, ये जो आपके पास बी टू सी है ना, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है, और इसको हमने नाम दे दिया एक्स का, ठीक है। इसको मैंने नाम क्या दे दिया, एक्स का। बी टू सी लेंथ जो है ये हमने फाइंड करनी है, और दूसरा हमने एच फाइंड करना है जो कि हाइट ऑफ क्लिफ है, ये हमने फाइंड करनी है। यदि दो काम करने हैं तो चले मैं यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट एच बी द हाइट ऑफ क्लिफ। अच्छा, उसके बाद एंड मेजर बी टू सी। ये बी टू सी बच्चों मेरे पास जो है वो इक्वल है एक्स के, ये मैंने लेट कर लिया, ठीक हो गया। ये इतना काम मैंने कर लिया लेट। अब हमारा टारगेट ये है कि हमें एक्स और एच की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक हो गया। चलें अब देखें, मैं दोबारा से क्या करूंगा, यहाँ पे ना एक ट्राइंगल सेपरेट करूंगा। ये जो ट्राइंगल है मैं यहाँ पे सेपरेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाई ट्राइंगल, मैं जरा थोड़ा इस साइड पे करके इसको बनाता हूँ। चले, मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाई जो कि ट्राइंगल होगी मेरे पास ये वाली बच्चों, ट्राइंगल जिसका नाम है बी सी एन डी। बी सी डी जो ट्राइंगल है ये मैंने सेपरेट की। ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है जहां पे 90 का एंगल है, और ये टॉप ऑफ क्लिफ है जो कि डी का नाम है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एंगल बनेगा 90 डिग्री का, और ये एंगल बी आपको दिया गया 45 डिग्री का, ठीक है। और ये आपके पास क्वेश्चन है, और बी टू सी हमारे पास एक्स है, और डी टू सी मतलब कि ये हाइट ऑफ क्लिफ है, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है जी। ये हमने यहाँ से एक ट्राइंगल जो है वो हमने सेपरेट कर ली ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर होगी बात। चले मैं इस चीज को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और हमने इसको अलग से बना लिया। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं ट्राइंगल बी सी डी। ये बी सी डी मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसमें से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलें एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है,
तो ये आपके पास सी पे जो सी वर्टेक्स है उस पे 90 के एंगल बन रहे हैं। जहाँ पे 90 का एंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड जो होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये आपके पास हाइपोटेनियस। और बच्चों ये 45 डिग्री का एंगल है 45 का, इसकी ऑपोजिट जो साइड होगी वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। और ये जो थर्ड साइड होगी इसको बच्चों हम बेस का नाम देंगे। ठीक है जी, ये चीजें आप लोगों को क्लियर होगी होंगी। तो चलें अब हम यहाँ पे वो वाला फार्मूला यूज करते हैं, वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है। तो वो आपके पास है tan की। बच्चों जो आपके पास tan होगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पे tan 45 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बच्चों परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या है, वो h है जो कि हाइट ऑफ क्लिफ है। उसके बाद बच्चों x है आपके पास बेस की वैल्यू। ठीक है जी, x आपके पास क्या है, बेस की वैल्यू है। अच्छा जी, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan 45 1 के इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है 1 के। ये जो टेबल आपने याद करना है वहां से पता चलेगा। अच्छा जी, अब देखो बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इधर आएगा, मतलब इधर x डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा, x इज इक्वल h आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपने सबसे पहले x की एक जो वैल्यू है वो फाइंड कर ली, इसको मैंने कर लिया इस तरह से अंडरलाइन, और आप इसको 1 का नाम भी दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अब हम इस x की वैल्यू को अगर नेक्स्ट ट्राइंगल के अंदर यूज करेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखें, मैंने यहाँ पे ये वाली ट्राइंगल दोबारा से बनाई। अब मैं इस ट्राइंगल के कुछ पार्ट्स बनाता हूँ। ये देखो मैंने इसको रिमूव कर दिया यहाँ से। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ से रिमूव। अब मेरे पास जो एक ट्राइंगल है वो ये वाली बन जाएगी, क्योंकि 45 और ये हमने पहले यूज कर लिया, ये बी भी दरमियान से निकल जाएगा। अब मेरे पास ये एक ट्राइंगल है मुकम्मल, एक मेरे पास ये अब एक ट्राइंगल बचेगी जिसका नाम है, यहाँ पे मैं अगर एक लाइन लगा दूं ये वाले बच्चों, इसका नाम है। अच्छा एक चीज जरा पहले सुन ले, ये जो मेरे पास अब कंप्लीट एक जो साइड होगी, ये जो A to C है ना, A to C बच्चों, ये जो A to C है ये मेरे पास कंप्लीट एक वैल्यू बनेगी जो कि बेस बनेगी, और इसकी मुकम्मल जो वैल्यू होगी वो होगी 100 प्लस x। ठीक है, ये अब हमारे पास बेस बनेगा, क्योंकि 100 को और x को मैंने कर दिया ऐड, क्योंकि ये सेम लेंथ है तो उनको प्लस कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस का नाम देना है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बी पे मतलब सी वर्टेक्स पे 90 का एंगल, तो जहाँ पे 90 का एंगल होगा उसकी ऑपोजिट साइड आपके पास होगा हाइपोटेनियस। उसके बाद बच्चों ये 45 का एंगल, इसकी जो ऑपोजिट साइड है उसको हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड हमारे पास बचेगी वो हमारे पास होगी बेस। ये हमारे पास आ गई, ये ट्राइंगल है उसको हमने नाम दे दिए। ठीक है जी, अब देखें, अब आपने इसको सोल्व करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ट्राइंगल, या आप लिख लो यूजिंग ट्राइंगल ACD। क्या ट्राइंगल है, ACD, ये आपके पास ट्राइंगल है बच्चों ACD, ये आपने ट्राइंगल बना ली। अच्छा, ये आपके पास आ गई ACD। तो ACD के अंदर देखो आपके पास दोबारा से वैल्यू कौन सी गिवन है बच्चों, एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है, ये दो वैल्यूज आपको गिवन है। तो दोबारा से हम कौन सी रेशियो यूज करेंगे, tan की ही यूज करेंगे, क्योंकि tan 40 अब आएगा tan 25 डिग्री, tan 25 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, वो बच्चों आपके पास है h की वैल्यू। अच्छा जी, उसके बाद देखो, अब आप देखें बेस की वैल्यू आपके पास 100 प्लस x, ये आपके पास है बेस की वैल्यू। ठीक है जी, अब हमने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, h की वैल्यू फाइंड करनी है। x की जो पीछे वैल्यू हमने फाइंड की है वो h के इक्वल है, उसको हम यहाँ पुट करेंगे बच्चों tan 25। अब मुझे बताओ कि tan 25 की जो वैल्यू होगी आपके पास वो होगी 0.466, 0.4466। ठीक है जी, इज इक्वल h ओवर ये आएगा 100 प्लस। बच्चों इस x की जगह पे हम पीछे ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई ये वाली, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो आपके पास वैल्यू पुट होगी h हो जाएगी। x की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर x इज इक्वल h। अच्छा जी, अब आप देखें बच्चों ये 100 प्लस h जो है ना, पूरी वैल्यू पूरा डिनोमिनेटर इधर आकर 0.466 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे 466 और इसको हमने ब्रैकेट में लिखा, और यहाँ पे मैं जब इस वैल्यू को लेकर आऊंगा तो मैं लिखूंगा 100 प्लस h इज इक्वल h आ जाएगा। सही है, अब बच्चों हमने क्या करना है, 0.466 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, पहले 100 के साथ,
ये जब आपने 0.466 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको वैल्यू मिलेगी 46.6। उसके बाद प्लस अब आपने 0.466 को मल्टीप्लाई करना है h के साथ, तो आपको वैल्यू मिलेगी 466, वैसे रहेगा, सिर्फ साथ h लग जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये आ जाएगा। अब बच्चों 0.466 h को हमने दूसरी साइड पे ले जाना है, क्योंकि h वाली टर्म हम एक साइड पे कर लेंगे, अलाइक टर्म्स को एक साइड पे कर लेंगे। ये आएगा 46.6 इज इक्वल h माइनस 0.466 h, ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से h को कर लो कॉमन वन टाइम, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे भी h है और यहाँ पे भी h है। तो हमने जब कॉमन किया तो अंदर बचेगा 1 माइनस 0.466। अच्छा जी, अब बच्चों जब आप 1 माइनस 0.466 करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.534, ठीक है। इस साइड पे हमारे पास वैल्यू है 46.6। अच्छा जी, अब हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये बच्चों पूरी वैल्यू इधर आकर हो जाएगी डिवाइड, तो ये होगा 46.6 डिवाइडेड बाय 0.534, ये इधर आ गया तो हो जाएगा डिवाइड। अच्छा जी, जब आप 46.6 को डिवाइड करेंगे 0.534 के साथ, तो बच्चे आपको वैल्यू मिलेगी 87.27 मीटर, ठीक है जी। ये आपके पास आ जाएगी h की वैल्यू, जो कि हाइट ऑफ क्लिफ होगी। ये आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो उम्मीद है आप सब लोगों को इंशाल्लाह समझ आई होगी। अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं जी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 10 है। तो वो तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, मेन आपका ये वाला क्वेश्चन है लास्ट पे, सेकंड लास्ट पे। अच्छा जी, देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है, लेकिन आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट देखकर परेशान नहीं हो जाना। तो देखें, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल। अब सबसे पहले देखें, आपके पास एक पहाड़ है, ठीक है। आपको कहा गया कि एक पहाड़ है, तो उसकी टॉप से, और जो उसका टॉप है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो वो आपके पास है 300 मीटर हाई, ठीक है। ये मैं यहाँ पे अगर लिख दूं साथ, ये आपके पास है माउंटेन हिल है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द नियर शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री। अच्छा जी, अब देखें आपसे ये कहा गया कि जो आपके पास एक एंगल होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होता है, वो अगर हम ऊपर खड़े हैं, टॉप पे खड़े हैं, तो वहां से जो अगर हम नीचे वाले साइड पे देखेंगे तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये आपके पास जो है वो हिल का टॉप है, ठीक है। वहां से हम जब डाउनवर्ड देखेंगे, जब इस तरफ देखेंगे ऐसे, तो आपके पास एक एंगल बनेगा जो कि एंगल होगा 70 डिग्री। यहाँ पे आपके पास एंगल बनेगा। एक्चुअली आपका जो एंगल है वो आपके पास एंगल है यहाँ बनेगा, ये वाला बच्चों आपके पास 70 डिग्री है, ये, ठीक है। अब एक बात का जरा गौर से देखिएगा एक बात। अब ये मेरे पास अगर एक लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ इस वर्टिकल को एक लाइन और मतलब कट करके गुजर रही है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन है जो कट करके गुजर रही है, ये वाली लाइन, ये मेरे पास थी एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन, ये वाली वर्टिकल लाइन। अब एक लाइन है जो इस तरह से कट करके गुजर गई, ये अगर यहाँ पे जो एंगल बनेगा, फॉर एग्जांपल वो एंगल है आपके पास थीटा, तो वही एंगल आपके पास सेम यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये एंगल इसको बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो ये जो आपके पास एंगल ये वाला थीटा होगा, वही एंगल ये वाला होगा, ठीक है। वर्टिकल है और ऑपोजिट है। इसी तरह से आपके पास ये जो आपके पास यहाँ पे एंगल बन रहा है ना 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री और ये 70 डिग्री आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। जो आपके पास यहाँ पे एंगल बनेगा 70 डिग्री का, तो वही एंगल आपके पास यहाँ पे अंदर बनेगा 70 डिग्री का, ठीक है जी। ये आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। अच्छा, अब आप इस चीज को रिमूव भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अब आपको समझ आ गया कि ये कैसे, अगर आप लिखना चाहते हो
तो आप इसको इसी तरह लिख भी सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखें, इसके बाद आपके पास ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा, इसको हम नाम दे देते हैं, ये तो आपके पास डी होगा, इसको हमने डी का नाम दिया, और ये आपके पास सी का नाम है, और इसको आप बी का नाम दे दें। ठीक है जी। अच्छा यहाँ तक। अब देखें नेक्स्ट हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट। एक और एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो कि लिखा हुआ है डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50 डिग्री। बच्चों ये अगर आपके पास एक रिवर है, ये फॉर एग्जांपल रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि जो आपके पास एक और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो डायरेक्टली क्रॉस करेगा रिवर को। फॉर एग्जांपल वो मेरे पास एंगल है वो कुछ यहाँ पे बन रहा है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल मेरे पास होगा। अगर मैं इसको ब्लैक से शो करूं तो आपके पास ये वाला एंगल है, ये, ठीक है, ये वाला एंगल, तो ये मेरे पास एंगल होगा 50 डिग्री का। ये मेरे पास एंगल कौन सा होगा? 50 डिग्री का। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये कहा गया है कि फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर। आपने जो रिवर है उसकी विड्थ फाइंड करनी है। तो ये आपके पास एक्चुअली रिवर है, ये वाला, ठीक है, ये रिवर है। तो ये आपके पास इसकी विड्थ बनती है, इसको ए का नाम दे लो। इसका मतलब है हम यहाँ पे भी अगर एक और लेयर बना देते हैं तो ये सारा आपके पास क्या है? रिवर है, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ एक्स का। ये आपके पास विड्थ ऑफ रिवर है, तो मैंने इसको नाम दे दिया जो कि एक्स है। और दूसरी बात, उसके बाद और आपसे एक और बात पूछी गई है कि हाउ फार द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ हिल। ये आपके पास फुट ऑफ हिल है, ये वाला, ये फुट ऑफ हिल है, ठीक है। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि वो कितने फासले पे होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा जो कि रिवर है। तो आपके पास ये पॉइंट भी है, इसको हम फॉर एग्जांपल नाम दे देते हैं वाई का, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे जो लेट किया है वो आपके सामने में अगर लिखूं तो वो कुछ इस तरह से है। हम लिखेंगे यहाँ पे, ये थी क्वेश्चन की डायग्राम। अब डायग्राम से आपको काफी चीजें समझ आ जाएंगी और आपको हेल्प मिल जाएगी कैसे ही हुआ। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट एक्स बी द विड्थ ऑफ रिवर। ये लो, आपने सबसे पहले क्या कहा, जो x है ना आपके पास वो लेंथ ऑफ मतलब विड्थ ऑफ रिवर है। उसके बाद जो हमारे पास y है वो आपके पास डिस्टेंस है b टू c, ठीक है, डिस्टेंस है b टू c। तो हमने यहाँ पे लिखा एंड मेजर b टू c इज इक्वल टू y। ये हमने लेट कर लिया, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम सेम वैसे ही काम करेंगे जैसे हम लास्ट क्वेश्चन करके हैं, सोल्व करके हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल सेपरेट करेंगे। तो वो जो ट्राइंगल होगी वो आपके पास ये होगी बी सी एंड डी। ये वाली ट्राइंगल हम सेपरेट करेंगे, क्योंकि हम अगर इस ट्राइंगल को सेपरेट कर लेते हैं तो फिर हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो फिर हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चले मैं यहाँ पे ही बना लेता हूँ नीचे। मैंने यहाँ पे एक और ट्राइंगल बनाई, जो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ इसका ट्राइंगल बी सी एंड डी, ठीक है जी। ये बी, ये सी और ये डी, ये मैंने ट्राइंगल सेपरेट करनी है। ये मैंने जब ट्राइंगल सेपरेट करी तो मैंने इस तरह से लिखा। अब मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल सेपरेट करके लिखता हूँ, तो ये मेरे पास बनेगी ट्राइंगल जो सेपरेट की है, ठीक है। ये आपके पास सी है वर्टेक्स जहाँ पे 90 का एंगल है, और ये आपके पास बी है जहाँ पे आपके पास 70 का एंगल बन रहा है, ठीक है। उसके बाद वो ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको हमने डी का नाम दिया हुआ है। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है जो मैंने सेपरेट की, और ये 300 मीटर है, ये 300 मीटर, और ये मेरे पास वाई है जो कि बी टू सी हमने लेट किया हुआ है। अच्छा जी, इस ट्राइंगल के मुताबिक हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम करेंगे y की वैल्यू फाइंड, हम लिखेंगे मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। सबसे पहले तो ये देखें कि ये 90 का एंगल है सी वर्टेक्स पे, तो ये आपके पास आ गया हाइपोटेनियस, ठीक है, ये आपके पास हाइपोटेनियस। और ये एंगल 70 है तो उसके सामने वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड होगी उसको हम बोलेंगे बेस, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब दोबारा से जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो यूज होती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी है, वो आपके पास होती है tan। ये हमने लिखा tan 70 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों आपके पास 300 है,
और उसके बाद देखें आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 300 और बेस की वैल्यू आपके पास यहाँ पे y है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी। अच्छा जी, अब देखें आपने क्या करना है, 1070 फाइंड करना है। तो 1070 मुझे बताओ क्या होगा, कैलकुलेटर पे यूज करना है आपने 10 जब, अच्छा चले आप एक काम करें, यहाँ पे 1070 आप एक दफा इधर ऐसे लिखें, इज इक्वल 300 ओवर y, तो आपने इसको इस तरह से लिख दिया। अब अगर आप इसको इसका 1070 निकालेंगे तो या तो आप ये y जो है ना इसको इस साइड पे ले आओ, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास y इधर आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर 300 वैसे ही रहेगा और 1070 इधर आकर हो जाएगा डिवाइड। अच्छा जी, अब बच्चों y की जो वैल्यू आएगी आपने 300 पे डिवाइड करना है 1070 को, 300 डिवाइडेड बाय 1070, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 109.19 मीटर। ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। सही है, ये आपने क्या कर लिया, y की वैल्यू फाइंड कर ली, कैलकुलेटर का यूज है, आपने इसको फाइंड कर लिया। अब चलते हैं बैक जो हमारे पास बेसिकल इक्वेशन थी उसमें। अच्छा, ये हमने एक बच्चों ट्राइंगल तो कर ली सॉल्व, अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास जो ट्राइंगल होगी कुछ इस तरह से। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से हटा दूं तो ये मेरे पास लाइन यहाँ से हट जाएगी और उसके बाद देखें ये 70 भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा और ये बी भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। एक बात आपको बता दूं कि ये टोटल जो ए टू सी है ना, मेरे पास ये जो टोटल ए टू सी लेंथ है ये मेरे पास आएगी अब x प्लस वाई के इक्वल। किसके इक्वल आएगी, x प्लस वाई के इक्वल, क्योंकि टोटल लेंथ आपके पास क्या है, ये ए टू सी आपके पास x और y है, तो इन दोनों को हम कर देंगे प्लस, तो और इसको हम लिखेंगे, अब जरा गौर करना, अब आपके पास बच्चों एंगल 50 है और इसको यूज करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे यूजिंग, अच्छा यूजिंग क्या है, अब ये 90 का एंगल है, मतलब 90 के ऑपोजिट साइड आपके पास है हाइपोटेनियस, ठीक हो गया, और उसके बाद ये एंगल है, तो एंगल की जो ऑपोजिट साइड होती है वो आपके पास होगी परपेंडिकुलर, तो बच्चों ये वाले जो साइड होगी इसको हम नाम देंगे बेस का, ये आपके पास बेस आ गई। अच्छा, अब आपने क्या करना है, दोबारा से tan की रेशो ही यूज करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस आपको गिवन है, तो हम इसी की रेशो यूज करेंगे, हम लिखेंगे tan 50 डिग्री, अब हमारा एंगल जो होगा वो होगा 50 डिग्री का। अब देखो ये होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या है, वो है 300, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 300 और बच्चों बेस की जगह पे हमने लिखना है x प्लस वाई, ठीक है जी, हमने लिखा x प्लस वाई। अच्छा, अब आप बच्चों मुझे बताओ कि tan 50 किसकी इक्वल है, आप इस तरह करें कि tan 50 की ना वैल्यू निकाल लें। अच्छा, आपने क्या करना है, tan 50 की बच्चों कैलकुलेटर से वैल्यू निकालनी है, tan 50 की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आपके पास आएगी 1 पॉइंट, ठीक है, आप लिखो डेसिमल पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट लिख सकते हो 1.1917, ठीक है जी, ये आपके पास आ गई tan 50 की वैल्यू, और इस साइड पे आपके पास लिखा हुआ है 300 डिवाइडेड बाय x प्लस। अब बच्चों ये देखो ये y है, इस y की जगह पे हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, जो लास्ट जो पिछली जो हमने ट्रायंगल यूज की उसके अंदर जो y की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो आपके पास आई थी 109.19, बच्चों आपने इस y की जगह पे पुट किया 109.19, ठीक है जी, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ओके, ये आपने वैल्यू पुट कर दी किसकी जगह पे, y की जगह पे। अब आपने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को उठाकर लेके आना है इस साइड पे और इसके साथ कर देना है मल्टीप्लाई। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा, या तो आप एक और काम कर सकते हो, इस पूरी वैल्यू को इस साइड पे ले आओ, ठीक है, और इस वैल्यू को इस साइड पे ले आओ, ठीक है, आप इसको इंटरचेंज कर लो, आपके पास आएगा x प्लस 109.19 इज इक्वल 300 ओवर 1.1917, ठीक है, मैंने क्या किया, ये पूरी वैल्यू इधर ले गया और ये वाली पूरी वैल्यू इधर ले आया। अच्छा, अब आप बच्चों क्या करो, 300 और इसको आप डिवाइड करें, 300 डिवाइडेड बाय 1.1917, ठीक है जी, ये आपके पास वैल्यू आएगी 251, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 251.74, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब इस साइड पे आपके पास लिखा हुआ है x प्लस 10919,
अब इस x के साथ जो वैल्यू है इसको दूसरी साइड पे ले जाओ और इसमें से माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 25 1.04 माइनस ये आएगा 109.19। इसमें से हमने जब इसको किया माइनस तो आपके पास बच्चों x का फाइनल आंसर आएगा 142.51। ये आपके पास आ जाएगी इसकी लेंथ, जो कि आप इसको मीटर में लिख देंगे। अच्छा जी, ये आपके पास बच्चों आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा लेंथी है लेकिन डजंट मैटर, अगर आपको समझ आ गया तो फिर कोई जरा भी मुश्किल नहीं है। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। देखें लिखा हुआ है सबसे पहले अ काइट हैज 120 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा हुआ है अ काइट हैज 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड। अच्छा, ये आपके पास एक काइट है। चले मैं अगर आपको ये बताऊं कि ये आपके पास एक काइट है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक काइट है जो उड़ रही है। अच्छा, उसकी उसकी जो आपको हाइट दी गई है, मतलब कि जो आपके पास उसकी लेंथ है वो है 120 मीटर। ये आपके पास इसकी लेंथ है। अच्छा, अब आप देखें इस आप नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है, अ काइट हैज 120 मीटर स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 150 डिग्री। अच्छा बच्चों, आप वो कहते हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपके पास बनता है यहाँ पे 50 डिग्री का, ठीक है जी। हाउ फार इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, इसका मतलब ये है कि आपने बताना है इसकी ये जो हाइट है ये बतानी है कितनी बनेगी, ठीक है। ये आपने जब इसकी हाइट बताई तो आपने इसको इस तरह से बनाया और ये 90 का एंगल, हाइट को हम h से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल इसको लेट कर लिया कि जो हाइट है वो h है। उसके बाद देखें नेक्स्ट, ये बच्चों मेरे पास ये a है, इसको आप b का नाम दे लो, इसको आप c का नाम दे लो। अच्छा जी, अब देखें नेक्स्ट आपने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल मुकम्मल होगी। अब आप एक मिनट के लिए पहले ये देख लो कि इस साइड को बच्चों हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, और ये जो एंगल है आपके पास इसकी जो अपोजिट साइड होगी इसको हम बोल लेंगे परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड होती है वो आपके पास होगी बेस, ठीक है जी। ये आपके पास आ गई राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, अब सबसे पहले आपने इसका लिखना है सोल्यूशन, और आप लेट कर लो, लेट h be the height, let h be the height of, let h be the height of holding, let h be the, आप इसको हाइट कह लें, let h be the height, ठीक है, इतना ही रहने दें। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। अब आपने बच्चों यहाँ पे यूज करना है मतलब कि वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है जिसमें आपके पास हाइपोटेनियस और आपके पास परपेंडिकुलर होगा, एक परपेंडिकुलर होगा और एक हाइपोटेनियस होगा। तो वो आपके पास एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो आपके पास होगी। हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग, आप लिख रहे हैं यूजिंग, साइन की होती है बच्चों, साइन 50 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये आपके पास आएगा। अच्छा, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है h, जो कि हाइट है वो हमने फाइंड करनी है, और बच्चों जो आपके पास हाइपोटेनियस है वो बनता है 120 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास हाइपोटेनियस 120 और परपेंडिकुलर आपके पास h है जो हमने लेट किया होगा। अच्छा, आप इस तरह करें, यहाँ से tan 50 साइन 50 डिग्री आप लिखो, इसको इसी तरह लिख लो। चलें, आपने लिखा साइन 50 डिग्री, वैसे ही लिखा रहने दो। इसके साथ बच्चों आप ना 120 को ना लाकर कर दो मल्टीप्लाई, या तो आप एक स्टेप के लिए इसको इसी तरह लिख लो 120। अच्छा, अब आप देखें ये जो 120 है इसको इस साइड पे लाकर 120 के साथ कर दो मल्टीप्लाई, ये आएगा 120 मल्टीप्लाई साइन 50 डिग्री इज इक्वल h, ठीक है। अब बच्चों 120 को साइन 50 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 91.92, ये आपके पास आ जाएगी, और साथ हम लिखेंगे मीटर क्योंकि हाइट हमने फाइंड करनी है। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आया होगा, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.6 हो गई है कंप्लीट। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।